हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। यानी कि इसमें आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बाहर के देश के लोग थे वो इंडिया में व्यापारी बनकर आए थे और उन्होंने इस इलाके को किस तरीके से यहाँ पर अपनी पावर्स एस्टैब्लिश कर दी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ब्रिटिशर्स आए थे तो वो यहाँ पर व्यापारी बनकर आए थे। जब उन्हें यहाँ पर अच्छा बेनिफिट होने लगा, बिज़नेस में प्रॉफिट होने लगा, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस इलाके को हम जीत लें, इसको अपना गुलाम बना लें और हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्यारे बच्चों, आज इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। औरंगज़ेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स। जो औरंगज़ेब था ये आखिरी शक्तिशाली जो मुग़ल राजा है वो थे। इनके बाद कोई राजा जो है वो नहीं आया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने किसी को राजा बनने ही नहीं दिया था। ये लास्ट मुग़ल एम्पायर थे। ही एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नाउ नोन एज इंडिया। इन्होंने इंडिया जो टेरिटरी है, जो इलाका है, यहाँ के बहुत सारे इलाकों पर अपना कंट्रोल किया हुआ था, यानी कि वहाँ पर ये राज करते थे। आफ्टर हिज डेथ इन 1770 मैनी मुगल गवर्नर सूबेदार एंड बिग जमींदार्स बिगिन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिश रीजनल किंगडम्स। जब इनकी डेथ हो गई 1717 में, तो जो मुग़ल गवर्नर्स थे जिनको सूबेदार कहा जाता था, अब उन्होंने अपने छोटे छोटे जो उनको इलाके दिए गए थे जमींदारी के लिए, वहाँ के वो जमींदार बनाए हुए थे, तो वहाँ के वो उन्होंने अपने आप को खुद ही राजा बना लिया और अपनी किंगडम स्टार्ट कर दी। इस तरीके से जो इंडिया है ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, यानी कि छोटे छोटे इलाकों में छोटे जो जमींदार था एक ने अलग अपना बना लिया, दूसरे ने अलग, तीसरे ने अलग, सब अपने अपने तरीके से राज करने लगे। As powerful regional kingdom emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. अब जब इस तरीके से पावरफुल किंगडम्स बन गई, छोटे किंगडम्स बन गई, तो जो दिल्ली है वो अब उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाया, अब ये मेन सेंटर नहीं रहा। बाई द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का जब सेकेंड हाफ आया तब क्या हुआ? हाउएवर अ न्यू पावर वाज इमर्ज्ड ऑन द पॉलिटिकल हराइजन, द ब्रिटिशर। एक नई पावर जो है, शक्ति जो है वो सामने आई, वो कौन सी थी? ब्रिटिशर्स, ठीक है। डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेड कंपनी एंड वर रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। कह रहे हैं, क्या तुम जानते हो कि जो अंग्रेज हैं वो यहाँ पर व्यापारी बनकर आए थे और उन्होंने इस इलाके को अपनाने की, यानी कि इसको जीतने की सोच ली, क्योंकि उनको यहाँ पर बेनिफिट हो रहा था। हाउ देन दे डिड केम टू बी मास्टर ऑफ ए वास्ट एम्पायर। वो इतने बड़ा जो एम्पायर है, इतना बड़ा जो क्षेत्र है, इसके मास्टर्स कैसे बन गए? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये सब कुछ कैसे हो। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। In 1600, East India Company acquires a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth, granting it sole right to trade with East. जो इंग्लैंड की क्वीन थी एलिजाबेथ, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दिया कि वो जाकर ईस्ट के साथ ट्रेड व्यापार करे। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete with ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका कोई और जो ग्रुप है, ट्रेडर व्यापारी ग्रुप जो है, वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद है विद दिस चार्टर द कंपनी गुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस। अब ये जो कंपनी थी
उस वक्त तो सिर्फ समंदर के ज़रिए जा सकते थे। जो रोड हैं या बाय एयर हैं वो इतने डेवलप नहीं थे, रेलवेज भी इतने डेवलप नहीं थे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मैप भी दिया गया है कि किस तरीके से इन्होंने ये सी रूट्स फाइंड किए हुए हैं और यहाँ कलकत्ता में आकर ये एस्टेब्लिश हुए थे। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इन्होंने ये जो सी रूट है ये फाइंड आउट किया। अब ये लोग क्या करते थे कि यहाँ से इंडिया से जब वहाँ पर आए, व्यापारी बनकर आए, वो सस्ती चीज़ें खरीदते थे और माल को तैयार करके महंगे दामों पर यहीं की मंडियों में बेचते थे, ठीक है। इसके बाद वो धीरे धीरे उनको यहाँ पर बेनिफिट होने लगा। अब जो पोर्तुगीज़ थे वो भी इंडियन ओशन के ज़रिए यहाँ पर व्यापारी बनकर ही आए थे। और जो वास्को डी गामा थे, ठीक है, वो पोर्तुगीज़ के पहले इंसान थे जिन्होंने ये सी रूट ढूंढा था इंडिया में। ये वास्को डी गामा जी जो थे ये पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर थे। इन्होंने डिस्कवर किया था सी रूट 1498 में। इसके बाद फिर डच जो हैं, डच के लोग भी यहाँ पर आए व्यापारी बनकर। उन्होंने भी इंडियन ओशन के वहाँ आकर अपने जो ट्रेड है, व्यापार है, वो शुरू किया क्योंकि इनको यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट हो रहा था। The problem was that all the companies were interested in buying the same thing. अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जहाँ पोर्तुगीज़ थे, जहाँ जो डच थे, ये सेम ही चीज़ यहाँ से ले रहे थे और वो भी सस्ते दामों पर। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड, जो बेस्ट क्वालिटी होती है कॉटन और सिल्क की, वो इंडिया में मिलती थी। और ये जो है ये कच्चे माल जो है यहाँ से ले जाते थे, अपने वहाँ की कंपनी में जाकर तैयार करते थे और यहाँ पर महंगे दामों पर बेचते थे। इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप, पीपल, ग्लव्स, कैडमम, सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड। और जो ये जो मसाले हैं, ये जो स्पाइसेस हैं, इनकी भी यूरोप में बहुत डिमांड थी। कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज inevitable pushed up the price at which these goods could be purchased. अब ये जो यूरोपियन कंपनी है इनके बीच में काफ़ी कंपटीशन हो गया, ठीक है। दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्नड, और इसकी वजह से जो प्रॉफिट एक कंपनी को ज़्यादा हो रहा था तो अब वो थोड़ा कम हो गया था। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश was by eliminating rival competitions. राइवल्स कंपटीशन से जो एक दूसरे से बदले लेने के जो कंपटीशंस होते हैं। The urge to secure market therefore lead to fierce battle. अब हर कोई ये चाहता था कि ये मार्केट सिर्फ मैं यूज़ करूं, दूसरा ना करे, और इनके बीच में बहुत जो है डरावनी जो बैटल्स, लड़ाई होने लगी ट्रेडर्स के बीच में। थ्रू द 17th and 18th century they regularly sank each other's ship, blockade route and prevent rivalry from moving with supplies. तो ये क्या करने लगे, एक दूसरे के रास्ते बंद करने लगे, जहाँ शिप्स ब्लॉक कर देते थे कि ये ना पहुँचे और हम ही जो है वो पहुँचे वहाँ तक और ट्रेड यानी कि व्यापार कर सकें। उसके बाद this effort to fortify settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict with the local rulers. अब ये जो उनकी सोच थी कि सिर्फ हम ही करें और कोई यहाँ ना आए और यहाँ पर हम पैसे भी खर्च ना करें और हमें प्रॉफिट भी होता रहे, तो इस सोच की वजह से जो इंडिया के जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ भी इनके कन्फ्लिक्ट होने लगे, मतभेद होने लगे, क्योंकि इंडियन रूलर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई नुकसान हो। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, इसलिए वो ट्रेड को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर पाए। उन्होंने पॉलिटिक्स को भी साथ में ही रखा और ट्रेड को भी, ताकि उनको बेनिफिट होता रहे। कह रहे हैं हाउ लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स, इसको हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ था।